हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे करंट अफेयर के सेशन में। और आज हम 3 अक्टूबर के करंट अफेयर में जितनी महत्वपूर्ण घटना घटी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि भारत को ICAO परिषद के किस भाग में पुनः निर्वाचित किया गया है। मतलब ICAO एक संगठन है और इसके किस भाग में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया है, ये पूछा गया। तो सबसे पहले ICAO के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, ICAO का अगर पूरा नाम देखा जाए तो इसे कहते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन, ठीक है, उड्डयन संगठन। उड्डयन के मतलब आप समझ गए, यह मतलब हवाई मतलब जहाज़ों से संबंधित यात्रा को ये सुगम बनाता है, उससे संबंधित नियम बनाता है, नेविगेशन तैयार करता है ये संगठन। ठीक है, ये सबसे पहली बात इसकी हो गई। और इसका पूरा नाम, ये UN का एक विशेष एजेंसी है। UN कहने का मतलब विशेष एजेंसी है। और इसकी गठन कब हुई है? इसकी गठन 1948 में हुई है। UN मतलब यूनाइटेड नेशनल की एक विशेष एजेंसी है और इसकी गठन 1998 में हुई है। ठीक है, सॉरी 1948 में हुई है। और इसका अगर मुख्यालय हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। और भाग टू के अंतर्गत भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, भाग 2। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। इसमें पूछा है कि ICAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सर ये तो बहुत आसान, आपने अभी पूछा है, इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल आंसर। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने। ले जनरल गुरवी पाल सिंह, या ले जनरल वीरेंद्र वत्स, या ले जनरल अनिल चौधरी, या ले जनरल संजय यादव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनरल वीरेंद्र वत्स हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर का महानिदेशक बने। अगली प्रश्न की ओर अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य आर्थिक वार्ता, ठीक है, कौटिल्य इकोनॉमी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया। कौटिल्य का मतलब आप तो सबने समझ चुका कि कौटिल्य, जिसको एक अन्य नाम होता है चाणक्य। ठीक है, इसका एक पुस्तक है इकोनॉमिक्स है और इसे मौर्य साम्राज्य के दौरान इसमें उल्लेख होता है इसके बारे में। ठीक है, इसमें पूछा गया उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे आपको एक चीज़ ऑप्शन से आपको एक फैक्ट भी मिल रहा है कि हमारे भारत में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। तो ये आपसे फैक्ट भी मिल रहा है। और इसके आंसर तो अगर देखा जाए तो इसके आंसर सी होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। कौटिल्य आर्थिक वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। कौटिल्य आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों, आप सभी के लिए इतना हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग ये करते हैं, न्यू टीचर को मौका नहीं देते। मौका दीजिए, सपोर्ट कीजिए। यकीन मानिए आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के प्रयास करूँगा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। 3 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में अमित शाह का दौरा रहा। और इस तरह का प्रश्न तो आपको पता है कि आप एग्जाम में कितने महत्वपूर्ण होता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा का दौरा किया अमित शाह ने। अगली प्रश्न की ओर हम बात करेंगे। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें कब से पुनः शुरू होगी। पुनः शुरू होगी इसका मतलब आप समझ रहे, इससे पहले मतलब उड़ान हो रहे थे भारत और चीन के बीच, लेकिन कुछ कारणवश से उसको बंद कर दिया गया। आपको पता है कि भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था 1971 में। भारत और चीन के बीच, नहीं सॉरी, 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था, इसको आपको पता है। पहले पृष्ठभूमि अगर जाएंगे तो आपको पृष्ठभूमि जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतना याद रखना है कि चीन जो होता है हमारा पड़ोसी देश है।
चीन हमारा पड़ोसी देश है और 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए इनके बीच सीधी उड़ान जो हो रही थी उसमें बंद हुई, बदलाव हुए। लेकिन अब हाल ही में सरकार ने चाहा कि अब दोनों की फिर से एक नई सिरे से शुरुआत की जाए। तो वही पूछा कि कब से शुरू होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए अक्टूबर के लास्ट तक भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी दोबारा। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान का संचालन कौन से एजेंसी करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और चीन के बीच अगर उड़ान होगी तो इसके लिए कोई तो एजेंसी होगा ना जो इसके देख रेख करेगा। तो वो पूछा कि कौन से एजेंसी करेगा। ठीक है, कौन से एजेंसी करेगा, DGCA, IATA या ICAO या AAI। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा DGCA। इसका अगर फुल फॉर्म आपको जानना है तो ज़रूर जानना चाहिए आपको। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, अगर हिंदी में कहा जाए तो आपको पता है हिंदी में क्या होता है। ठीक है, इसका हिंदी में अगर कहा जाए तो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय संस्था। ठीक है, ये करेंगे, इसके अधीन ये क्या करेंगे, इसके देख रेख करेंगे। ठीक है, अगली प्रश्न की बात करी जाए तो ठीक है, तो अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। अक्टूबर 2025 में मौसम विभाग IMD, ठीक है, ने किसकी संभावना जताई है। सामान्य वर्षा, औसत से अधिक वर्षा या औसत से कम वर्षा या सूखा। इस प्रश्न को तो आप बखूबी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्या इसमें होगा। आपको पता है कि सितंबर में इतनी अधिक बारिश हुई कि विभिन्न स्टेट में बाढ़ आ गई है। जैसे देखा जाए तो पंजाब में कितनी खतरनाक हो गई है, बाढ़ से बाढ़। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं पानी जमा हुआ है। उसके बाद से बिहार में भी कहीं, मतलब प्रत्येक स्टेट में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, मुंबई में भी अगर देखा जाए तो पानी का इस साल सैलाब आ गया है। बहुत जगह में बाढ़ हुआ, लाखों लोग विस्थापित हुए, बहुत से सरकार की घाटा भी हुई, लोगों की मृत्यु भी हुई। इतना अधिक वर्षा हुई इस वर्ष अगर देखा जाए तो उसी ने अंदाज़ा लगाया IMD ने कि इस बार कैसी वर्षा रही है, संभावना बताई उसने। तो सबसे पहले प्रश्न को जानने से पहले हम IMD के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए कि IMD क्या होता है। IMD का मतलब होता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है, इस विभाग की अगर स्थापना देखा जाए तो इस विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में। ये भारत सरकार के पृथ्वी, ठीक है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। विज्ञान मंत्रालय यानी भारतीय मौसम विभाग 1875 में इसकी स्थापना हुई है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, मौसम से संबंधित सभी जानकारी को प्रसारित करना, सभी को जानकारी देना, सभी को पूर्वानुमान करना। जैसे आपके मोबाइल में अक्सर मैसेज आया करता है कि आज शाम को इस स्टेट में, इस स्टेट के इस ज़िले में खूब बारिश होने वाली है, हल्का बारिश होने वाली है। जो ये मैसेज आपके मोबाइल में आती है वो कौन करता है, तो मौसम विभाग ये मैसेज देता है कि यहाँ पर चक्रवात होने वाली है, यहाँ पर वर्षा होने वाली है, यहाँ पर चक्रवात आने वाला है। इस तरह का न्यूज़ देखते हैं, इस तरह का आपके मोबाइल में आता है कि सावधानी यहाँ ये होने वाला है। मतलब मौसम से संबंधित जितने भी घटनाएं घटती है वो सब जानकारी कौन देता है, तो मौसम विज्ञान देता है, IMD देता है। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट देता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि इसमें कहा औसत से अधिक वर्षा हुई है। औसत मतलब अधिक, जितना ना सोचा तो उससे अधिक वर्षा हुई इस वर्ष, ये पूछा है। अगली प्रश्न के बाद हम बात करते हैं अगली प्रश्न के बारे। ये तो रीजनिंग का प्रश्न हो गया। कभी रीजनिंग का प्रश्न जैसे पूछा है कि अक्टूबर 2025 में बैंकों की कुल कितनी छुट्टियां रहेगी, भविष्य से पूछ रहा है। ठीक है, भविष्य से पूछ रहा है कि कितने छुट्टियां रहेगी, भविष्य से पूछ रहा है कि कितना छुट्टियां रहेगी अक्टूबर में। ठीक है, तो ऐसे तो आपको पता है अक्टूबर में रीजनिंग जिसका वो तो बता सकता है कि कितनी छुट्टियां रहेगी। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुल कितनी छुट्टियां होने वाली है, तो 18 छुट्टियां होने वाली है। ठीक है,
अगली प्रश्न की ओर हम बात करेंगे। तो किस राज्य में 19 दिनों तक खादी मेला आयोजित होंगे? खादी मेला आयोजित होंगे। खादी मेला गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार या राजस्थान में? 30 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश में खादी मेले का आयोजन होगा। खादी से संबंधित आपको पता है कि हमारा असहयोग आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन में खादी का खूब प्रचार किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसका मुख्य थीम था ये आंदोलन का खादी। तो वही पूछा, खादी आंदोलन 90 दिनों तक चलेंगे, ये कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में। खादी मेला में लगभग कितने स्टॉल लगाए गए हैं? स्टॉल मतलब दुकानें लगाए गए खादी मेला में कितने? तो इसमें 100, मिनिमम 100 स्टॉल लगाए गए हैं। कहाँ पर? खादी मेला में। कहाँ है खादी मेला का आयोजन? आंध्र प्रदेश में। कितने दिनों तक चलने वाली है? तो ये 90 दिनों तक चलने वाली है। ठीक है, अगली प्रश्न। सीबीएसई ने अक्टूबर 2025 से शिक्षकों के लिए कितने नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14 क्षमताएं शुरू किया है सीबीएसई ने। अगली प्रश्न। चुनाव आयोग कितने राज्यों में उपचुनाव का घोषणा करने वाला है? चुनाव आयोग कितने राज्यों का उपचुनाव का घोषणा करने वाला है? 5, 6, 7 या 9? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव में कितने अधिकारियों का नियुक्ति की जाएगी? 350 अधिकारियों को, 400 अधिकारियों को, 470 अधिकारियों को या 500 अधिकारियों को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 470 अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चुनाव लेने का है, इलेक्शन कमीशन इंडिया जो चुनाव आयोजित कराता है। लेकिन अगर ग्राम स्तर पर देखा जाए, ग्राम के स्तर पर जैसे जिला परिषद हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया है, इसको राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है किसका? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है। ये सब का आयोजन कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ओके, अगली प्रश्न की ओर हम बात करेंगे। तो हाल ही में आरबीआई ने किस विषय पर नए उपाय लागू किया है? डिजिटल करेंसी, भारतीय रुपया, क्रॉस बॉर्डर लेन देन, भुगतान ऐप्स या बैंक बिले? तो आरबीआई, सबसे पहले आरबीआई के गठन 1 अप्रैल कहाँ हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुए थे। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने इकोनॉमिक चैप्टर में आरबीआई को लेकर कुछ अधिक बात की है। तो यहाँ पर हमें आरबीआई को उतना विशेष जानने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको याद रखना आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुई थी और इसे आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई। ठीक है, अधिनियम भी आपको याद रखना, इसका अधिनियम पहले कलकत्ता था, अब मुंबई कर दिया गया है। तो किसके लिए नियम जारी किया गया है? तो आपको पता है, भारतीय रुपया क्रॉस बॉर्डर लेन देन के लिए। क्रॉस बॉर्डर मतलब समझ रहे, एक देश से दूसरे देश में अगर लेन देन करेंगे उससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए भारतीय रुपया को लेकर आरबीआई ने। अगले प्रश्न की ओर बात करेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस फसल के एमएसपी बढ़ाया? एमएसपी के कहने का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य वो न्यूनतम मूल्य होता है जिससे सरकार क्या करता है? किसानों से अनाज को खरीदता है। ठीक है, अनाजों को खरीदता है किसके माध्यम से? तो एफसीआई के माध्यम से खरीदता है। ओके, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, ये आप सभी को पता है। एमएसपी में कुल कितने फसल शामिल है? एमएसपी में कुल 22 फसल शामिल है। ठीक है, कितने फसल शामिल है? 22 फसल शामिल है। लेकिन गन्ना के लिए एमएफसी में एफआरपी शुरू होता है। एफआरपी का मतलब उचित लाभकारी मूल्य तय की जाती है गन्ना के लिए अलग से। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुल 22 फसल शामिल है। गन्ना के लिए उचित लाभकारी मूल्य होता है गन्ना के लिए। इसका इतना आपको पता हो गया मिनिमम सपोर्ट एमएसपी के बारे में। ठीक है, एमएसपी की घोषणा वर्ष में 2 बार होती है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल के लिए। ठीक है, इतनी बात। तो इसमें पूछा केंद्र सरकार हाल में किस फसल का एमएसपी बढ़ाया गया है? खरीफ, रबी, ग्रीष्म या जायद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है रबी फसल के लिए। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, खरीफ फसल है या रबी फसल है या जायद फसल है। ओके, अब हम अगली प्रश्न की हम बात करते हैं। हाल ही में किस शास्त्रीय गायक, क्लासिकल सिंगर के निधन पर प्रधानमंत्री का शोक जताया है?
ठीक है, मतलब हाल ही में एक शास्त्रीय क्लासिकल सिंगर था, उसका मृत्यु हो गया और प्रधानमंत्री ने उसके मृत्यु पर शोक जताया। वो कौन थे? भीमसेन जोशी थे, छन्नूलाल मिश्रा थे, या पंडित जसरा या गिरिजा देवी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? छन्नूलाल मिश्र थे। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बात करते हैं। नेक्स्ट फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुई? गुवाहाटी में, दिल्ली में, शिलोंग में या कोलकाता में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, दिल्ली में। अगली प्रश्न, नेक्स्ट फेस्ट 2025 का विषय पर केंद्रित है। किस विषय पर केंद्रित है? इसमें मतलब किस थीम पे लेकर इसमें केंद्रित, अगर थीम भी पूछा जाए तो बात एक ही है। ठीक है, जो ये आयोजन हुआ है नेक्स्ट फेस्ट का दिल्ली में, तो ये क्या थीम है इसका? इसका मुख्य विषय क्या है, मतलब इसका फोकस क्या रहा है? किस क्षेत्र में सबसे अधिक फोकस क्या है? खेल क्षेत्र में, या सांस्कृतिक गतिविधियां, या युवा सशक्तिकरण, या कृषि, या विज्ञान के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर जो होगा, ये सांस्कृतिक गतिविधियां एवं युवा सशक्तिकरण, यंग सशक्तिकरण की ओर फोकस किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है नेक्स्ट फेस्ट का। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ टेपा, ट्रेड इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, टेपा की चर्चा की? एशियन, इफ्टा, सार्क या ब्रिक देशों के साथ? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इफ्टा। इफ्टा के साथ भारत ने टेपा एग्रीमेंट को हाल साइन किया है। अगली प्रश्न की ओर हम देखते हैं। 1 अक्टूबर 2025 से किस क्षेत्र में नए नियम लागू होंगे? बैंकिंग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में या स्वास्थ्य क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, बैंकिंग क्षेत्र में। क्या नियम लागू होंगे उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। कब बात करेंगे इसके विस्तार से? हम जब बैंकिंग सेक्टर में आएंगे, जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में जब हम बैंकिंग सेक्टर आएंगे। ठीक है, बैंकिंग से कभी बैंकिंग सेक्टर आएंगे तब हम बैंकिंग के बारे में बताएंगे, तो और नियम क्या क्या चेंज हुआ है उसके बारे में भी बताएंगे। करंट अफेयर में अगर सभी चीज़ अगर बताया जाए तो आपके लिए बर्डन हो जाएगा, बोझ आएगा, इसलिए मैं इसमें रैपिड फायर की तरह आपको पार करता हूँ। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को किस प्रणाली में बदलाव किया गया है? पेंशन क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में या टूरिज्म क्षेत्र में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेंशन क्षेत्र में। अगली प्रश्न, ICO परिषद में भारत का पुनर्निर्वाचन किस वर्ष के लिए हुआ है? 2025-26, 2024-25 या 2026-27 या 2023-24? तो सही उत्तर हो जाएगा 2025-26 के लिए। लास्ट आज का सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश में खादी मेला कितने दिन तक चलेगा? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है और इसके बारे में मैंने बताया है। तो आज का सेशन यहीं तक हमारा समाप्त हुआ। कल हम कुछ और नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। और हाँ, अगर कोई भी चीज़ का अगर कमी दिख रहा है आपको, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि सर आप एक्सप्लेन कम कर रहे हैं, या और कोई भी चीज़ का कमी दिख रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उस पर ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। उसके लिए टेंशन मत लेना कि सर आप प्रश्नों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, सर प्रश्नों के बारे में आप थोड़ा सा 10-15 वर्ड नोट्स बना दीजिए। उसके लिए मैं तैयार हूँ। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन बताएं कि आप किस तरह से चलना चाहोगे, मैं उसी तरह से चलने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर यू, आपके लिए मैं तैयार हूँ ऑलवेज। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।